चैप्टर 9 अब भी जाना जरूरी है। पिछले जीवन में उसका बेचारा चाचा निसंतान था, इसलिए हर किंगमिंग पर वही उनके लिए कागजी पैसे जलाती थी। लेकिन साल दर साल बीते गए और बहुत छोटी थी। उसे अपने चाचा का चेहरा भी ठीक से याद नहीं था। बस इतना ही सुना था कि उसके चाचा बहुत काबिल थे, अच्छी पढ़ाई करते थे, हैंडसम थे और कई हुनर जानते थे। अफसोस, किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो कॉलेज नहीं जा पाए। अगर वो जिंदा होते तो कम से कम उनका स्वभाव तांग जिन्यान से अलग होता। तांग जिन्यान तो बहुत भोले थे, हर बात सह जाते थे, कभी विरोध नहीं करते थे। लेकिन तांग जिजुन अलग थे। वह अपने ईमानदार बड़े भाई के लिए हमेशा खड़े रहते थे। पढ़े लिखे होने के बावजूद वह ज्यादा बहस नहीं करते थे, सीधा हाथ उठा देते थे। ऊपर से उन्होंने कुछ दिन किसी उस्ताद से कुश्ती भी सीखी थी, जिससे उनकी फुर्ती और बढ़ गई थी। गांव में उनका अच्छा खासा नाम था। वो दिखने में जितने शरीफ लगते थे, असल में उतने ही फुर्तीले योद्धा थे। इतना योग्य इंसान, लेकिन कैसी दुखद और असमय मौत मिली उसे। उनके जाने के बाद फिर कोई तांग जिन्यान के लिए खड़ा नहीं हुआ। गांव में लोग कहते थे कि अगर तांग जिजुन जिंदा होते तो तांग जिन्यान की जिंदगी इतनी तकलीफदेह न होती। उसने जो मेहनत से कमाया सब अपनी पूर्व पत्नी को दे दिया, और वह औरत उस पैसे से किसी और के बच्चे को पाल रही थी, जबकि उसकी अपनी बेटी को नम हर पेट खाना मिलता, नन ढंग के कपड़े। तांग युशिन अभी भी सोचों में डूबी थी। तभी अचानक किसी ने उसे गोद में उठा लिया। उसने पीछे मुड़ देखा। एक जोड़ी मुस्कुराती आंखें। वह शख्स बड़ा और मजबूत लग रहा था। क्या हमारी छोटी शिनशिन को चाचा की याद आई? चाचा को तो बहुत याद आती है तुम्हारी। देखो ये क्या है? उसने एक हाथ से तांग युशिन को थामा और दूसरे हाथ से जेब टटोलकर मूंगफली की मिठाई एक मुट्ठी निकाली और उसके छोटे से जेब में भर दी। शिनशिन, ध्यान रखना, ये मिठाइयाँ किसी को नहीं देनी, मम्मी को भी नहीं। ठीक ठीक ठीक। तांग युशिन ने सिर हिलाया और जेब में हाथ डालकर बोली, शिनशिन मम्मी को नहीं देगी, लेकिन पापा को देगी। तांग जिन्यान की आंखों में आंसू आ गए ये सुनकर। उसने जल्दी से मुंह मोड़ा, अपनी बांह से आंसू पोंछे और हांडी से मछली का सूप एक बड़े कटोरे में निकाल लिया। लो, सूप पियो। उसने अपने छोटे भाई के सामने कटोरा रख दिया। शुक्रिया भैया। तांग जिजुन ने एक हाथ में तांग युशिन को संभाला और दूसरे हाथ से कटोरे को उठाकर आधे से ज्यादा सूप एक ही बार में गटक लिया। इसे मुझे दे दो जरा। जब तांग जिन्यान ने अपनी बेटी को लिया तो देखा कि तांग युशिन थकी थकी सी लग रही थी। उसकी लंबी पलकें डलकी हुई थी। उसे एहसास हो गया कि वह थक गई है, तो उसने उसे एक कंबल ओढ़ा दिया। जब देखा कि वह सो गई है तो वह चुपके से बाहर निकला और देखा कि तांग जिजुन अभी भी अपना कटोरा पकड़े खड़ा है, बचा हुआ सूप खत्म कर रहा था। क्या बात है भैया, सो गई क्या? तांग जिजुन ने धीरे से पूछा। हाँ, सो गई है, तांग जिन्यान ने जवाब दिया। फिर कटोरा लेकर उसमें से जो थोड़ा बहुत बचा था उसे निकालकर पीने लगा। वह बिल्कुल भी चुजी नहीं था। उसने केतली से थोड़ा उबला पानी मिला दिया और वही पीने लगा। भैया, भाभी अब भी तलाक लेना चाहती हैं क्या? इस बात पर सोचते हुए तांग जिजुन का चेहरा गंभीर हो गया। एक बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे परिवार में अब तलाक की बातें, और बच्ची भी इतनी बड़ी हो चुकी थी। सांग जिलान ने तो पहले खुशी खुशी शादी की थी अपने भाई से। तांग जिजुन को हमेशा लगता था कि सांग जिलान उसके सीधे साधे भाई के लिए सही नहीं थी, लेकिन जब भैया ही उसके प्यार में पागल थे तो वह क्या कर सकता था। दोनों भाइयों ने मिलकर घर का सब कुछ बेचकर उसकी शादी करवाई थी, लेकिन शादी के बाद वह ये करती थी। नन वो गांव के शौचालय को गंदा कहती थी, उसके भाई को गंदा कहती थी। वो औरत तो घरेलू जीवन के लिए बनी ही नहीं थी। अब वह तलाक की बात कर रही थी, एक ऐसी बात जो उनके गांव में पहले कभी नहीं सुनी गई थी।